सबसे पहले हमने क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट बनाया और प्रोविजन अकाउंट बनाया, जो एडजस्टमेंट में पॉइंट थे उनको सॉल्व किया। उसके बाद हमने क्या करना चालू किया, एक एक तरफ से एक एक आइटम उठा करके सॉल्व करना शुरू कर दिया, बगैर ये देखे कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। अब इसके लिए अंदाजा लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में बहुत कम आइटम होते हैं, ज्यादा आइटम कहाँ मिलेगा, ऑपरेटिंग में। ज्यादा आइटम है, उसमें थोड़ा सावधानी रखनी है। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन लगाना है। सर 54 54 क्वेश्चन बताओ क्या है। DCX कौन सा है, DCX लिमिटेड। DCX लिमिटेड है ना। ठीक है, चलो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाओ एडजस्टमेंट में, सीधे पहुंच जाओ। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, 58। एग्जाम्पल नंबर 58 है। 54 है तुम्हारे में। ठीक है फिर तो, मेरे में 56 है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा है। पहला एडजस्टमेंट है कि during the year of a machine costing 8 lakh on which accumulated depreciation was 3,20,000 was sold at 6,50,000. Debenture were issued on 1st April 2017. यानी मशीनरी में एक अकाउंट है ना, हाँ है। यानी मशीनरी का अकाउंट बनेगा। हाँ। अब इसमें एक और पंगा है, साथ साथ में इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ, तो हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो पहला बन गया मशीन का मशीन का अकाउंट, दूसरा बन गया डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज मिटा देता हूँ, आइटम यही रहते हैं, वैल्यू मिटा दे रहा हूँ बस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। बताओ इसमें प्रीवियस ईयर की मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है। प्लांट एंड इक्विपमेंट में पॉइंट नंबर 4 में दिया मशीन। हाँ, प्रीवियस मशीन की है 25,000। हाँ 25 लाख। हाँ 25 लाख, और करंट ईयर की वैल्यू कितनी दी है, 33 लाख। 33 लाख है ना। यस या नो। और यहाँ जो एक्यूमुलेटेड बनता है ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है करंट ईयर और ये हो जाता है प्रीवियस ईयर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, बस जस्ट उल्टा कर देना है। तो करंट ईयर कितना है एक्यूमुलेटेड, 6 लाख, और प्रीवियस ईयर में कितना है, 5 लाख। एक्यूमुलेटेड क्या सर? ये जो कहाँ से आया ये वाला, देखो मशीन के ये नीचे 6 लाख। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है ना।
हाँ सर। वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर की वैल्यू और यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यू। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ प्रीवियस होता है और करंट होता है ना, यहाँ उल्टा हो जाएगा। चलेगा? अब ध्यान देना। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ पढ़ो। एडजस्टमेंट्स हाँ पढ़ो, क्या कहाँ लिखा? दिया है सर? अरे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 8 लाख हाँ, ऑन विच on which accumulated depreciation उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 3,20,000। 22,000 एक्यूमुलेटेड 20,000 कितना लगा है? 3,20,000। 3,20,000 लगा है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स कितना लगा है? 3,20,000। और यही वाला चला जाएगा। देखो सेल्स का डेप्रिसिएशन यहाँ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन सेल कितना है? 3,20,000। ये यहाँ आ गया। अब जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा बेटा, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना, अब वो डिफरेंस कह रहेगा बाय करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? जो करंट ईयर का है। कितना आएगा बताओ? यहाँ 9,20,000 हो गया और यहाँ भी होना चाहिए 9,20,000। यहाँ कितना आएगा? 4,20,000 और ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस होने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनता है, यानी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता है, तो हमको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहाँ से मिल जाती है? ये देखो यहाँ से मिल जाती है। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया होगा तो यही वैल्यू जो होती है वो किसमें बदल जाती है? डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स में। और हमको एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो कैश फ्लो में ले जाना है वो यहाँ से मिलता है। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा ठीक है। अब आ जाओ, डेप्रिसिएशन वॉज इतना, वॉज सोल्ड कितने में बेचा? 6,40,000 में। अब बताओ इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 8 लाख की मशीन, फिर से समझो, 8 लाख की मशीन, उसमें तुमने 3,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो कितने की बची? 6,40,000। हाँ? तुमने उसमें 3,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो कितने की बचेगी? 4,80,000 की बचेगी।
4,80,000। हाँ, और उसको बेचा कितने में है? बेचा फोर कितने लैख में है? एट्टी में 6,40,000 में। हाँ बेचा है ना? हाँ 6,40,000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? हम्म, 1,00,000 1,90,000 का। 1,90,000 की 1,60,000? राइट 1,60,000 60। फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ कितने का? 1,60,000 का। यानी इसमें लॉस नहीं आया, क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। करेक्ट। हाँ, अब बताओ इधर का टोटल कितना आ रहा है और इधर का टोटल कितना आ इधर रहा का है? 42,60,000। तो यहाँ भी आना चाहिए 42,60,000। हाँ जी। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगी? परचेज। हाँ परचेज मिल जाएगा। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस होता है? नहीं। परचेज इन्वेस्टिंग हाँ से माइनस होता है ना? इन्वेस्टिंग में माइनस होता है। और सेल्स इन्वेस्टिंग में प्लस होता है। हम्म हम्म और प्रॉफिट क्या होगा? लॉस है मतलब प्रॉफिट रिपीट प्रॉफिट ऑपरेटिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा। जब लॉस हाँ प्लस होता था तो प्रॉफिट माइनस होगा ना? डेप्रिसिएशन माइनस होगा। और डेप्रिसिएशन ये वाला नहीं जाएगा, कौन वाला जाएगा? नीचे वाला जाएगा। नीचे वाला जाएगा। ये कट हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, ये वाला यूज नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे कट का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वाला यूज करेंगे। ठीक है। ये बन गया तुम्हारा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक। दूसरा एडजस्टमेंट क्या कहता है? कुछ नहीं। हाँ दूसरा दूसरा जिसमें कहता है डिवेंचर उसने इशू करा है। डिबेंचर इशू किए कब? 1 अप्रैल को। अभी अपन अब 10 मिनट बाद मिलेंगे, 1 मिनट बचा है। हाँ हाँ, मेरी वॉइस आ रही बेटा? हाँ सर आ रही है।
हेलो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ सर आ गई अब। आ गई। चलो स्टार्ट करें। हम्म, हम्म। हाँ सर। चलो, अपन ने पहला टेबल बना लिए, वर्किंग नोट कर लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला आइटम, शेयर कैपिटल। इसमें कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। 7 लाख से 9 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपए कहाँ जाएगा? बताओ। क्या? 2 लाख रुपए इशू ऑफ शेयर होगा ना, तो फाइनेंसिंग में जाएगा। यस या नो? हाँ 60 लाख। 60 लग जाएगा। 7 और 9 है ना, तो 2 लाख हाँ? रुपए इशू ऑफ शेयर में चला जाएगा। तो सर लिखा कहाँ पे है ये 7 और 9? देखो, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल 9 लाख और 7 लाख लिखा क्वेश्चन है। कहाँ? क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में तो शेयर कैपिटल 30 लाख है। अरे
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैंने दूसरा देख लिया। तो शेयर कैपिटल में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। शेयर कैपिटल है 30 लाख और 21 लाख, तो कितना आएगा? 7 लाख। इश्यू ऑफ शेयर कितना आएगा? 9 लाख। 7 लाख आएगा। 7 लाख क्यों आएगा? हाँ ना ना आएगा। हाँ हाँ ना कहाँ घूम ना आएगा जाती ना। है बिटिया। चलो, रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर 1 में चलो। नोट्स टू अकाउंट। प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया है? प्रॉफिट कितना दिया है? करंट ईयर का दिया है 4 लाख और प्रीवियस ईयर का दिया है 5 लाख। 1 लाख रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। यस या नो? का 4 लाख। 1 लाख रुपए माइनस में आ गया ना। अब आ जाओ अगले पॉइंट में। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पॉइंट नंबर 2 कितना है? पॉइंट नंबर 2 में 8% डिबेंचर 5 लाख से 8 लाख हो गए। इश्यू ऑफ डिबेंचर कहाँ जाएगा? डिबेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा ना। 3 लाख रुपए प्लस हो गया। आ जाएगा डिबेंचर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डिबेंचर में एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, डिबेंचर वेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। हाँ यानी आपने साल के शुरुआत में डिबेंचर इशू कर दिया था, तो कर लो। ये तो 3 लाख क्या आएगा और क्या? मैंने 5 लाख के, आप कितने के हो गए? 8 लाख के। तो 3 लाख रुपए आ गया ना। हाँ इशू एट 1 अप्रैल अगर डिबेंचर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इशू होगा है ना, अगर तुमने बिगिनिंग में इशू किया देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड ऑन करंट ईयर वैल्यू। ध्यान से समझ लो क्या लिखा मैंने। अगर 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किए गए हैं तो जो उस पे इंटरेस्ट होगा वो कब पेड होगा, किस वैल्यू पे? करंट ईयर की वैल्यू पे। तो करंट ईयर की वैल्यू क्या हुई? करंट ईयर की वैल्यू कितनी है? 8 लाख है। देखो, हाँ 8 लाख 8 लाख का कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है? 8%। 8%, यानी 64,000। इसको हम क्या करेंगे, समझना मेरी बात को। इसको जो है ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंस। फाइनेंसिंग में माइनस। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 64 और फाइनेंसिंग में कर दो माइनस।
ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना? हाँ। चलो अगले पॉइंट में आ जाओ। नेक्स्ट आइटम क्या है? ट्रेड पेबल। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो हो गया ना बिटिया। अपन ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग निपटा दिया। अब अगला आइटम है ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में। हाँ, ठीक है। ट्रेड पेबल जो था 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। ये कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल बढ़ गया तो ऐड हो जाए। 50 लाख ऐड हो जाएगा 50,000 ना 50,000। हाँ। अगला आइटम बताओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पॉइंट नंबर 3 में चले जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान देना, ये नोट नंबर 1 था। अब मैं बात कर रहा हूं नोट नंबर 2 की। इफ प्रोविजन, इफ नो एडजस्टमेंट ऑन प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए एडजस्टमेंट दिया था ना। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, केवल प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का लिखा हुआ है, लिखा है। तो जो पिछले साल का है वो इस साल हम पे करेंगे, और जो इस साल का है वो हम ऐड कर देंगे। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर वाले को हम क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग में ऐड माइनस कर देंगे प्रीवियस वाले को। और करंट ईयर वाले को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हाँ, करंट ईयर वाले को ऑपरेटिंग में हम प्लस कर देंगे। तो सर इसने तो ऐड नहीं किया। क्या हुआ है? देखो अलग से टेबल बना के किया है मशीन अकाउंट के ऊपर। हाँ 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 हम टेबल नहीं किया बनाते, हम डायरेक्ट किया। इसी में करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना है? करंट ईयर का 76,000, और इस साल वाला हम पे करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना था? 56। अब देखो एक चीज और समझो, कई लोग इसके लिए दूसरा दिमाग भी लगाते हैं। दूसरा दिमाग क्या लगाते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटी मान के करंट लायबिलिटी की तरह 20,000 सीधे प्लस कर देते हैं। भाई 56 और 76 का डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा सर? 56,000 और 76,000 का डिफरेंस 20। तो चाहे तो 20 डायरेक्ट ऐड कर दो, बात तो वही है ना। तो कई लोग इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके माइनस कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है। चलो अगले आइटम में आ जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, लायबिलिटी निपट गई। अब आ जाओ एसेट्स में। पहला नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट मशीन एंड सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 20 लाख 27 लाख।
उसमें पॉइंट नंबर 4 में गए तो मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल गया, उसका अकाउंट अपन ने यहाँ बनाया हुआ है, तो यहाँ से उठाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। चलो यहाँ से उठाओ। हाँ। सबसे पहला आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑपरेटिंग में माइनस, यहाँ लिखा अपन ने ऑपरेटिंग में माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितनी है? 1,60,000। एक जीरो ज्यादा हो गया लगता है, नहीं ठीक है। दूसरा आइटम परचेज ऑफ इन परचेज 16 लाख रुपए, कहाँ जाएगा? 16 लाख रुपए परचेज है ना, परचेज किया, माइनस होगा। इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। अब चलो इधर आ जाओ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में 6,40,000 प्लस हो जाएगा। कैसे जाएगा? 6,40,000 प्लस हो गया। चलो आगे बढ़ो। अगला आइटम, लॉस तो हुआ नहीं, डेप्रिसिएशन हमको ये वाला नहीं लेना है, हमको कौन सा लेना है? ऑपरेटिंग में 4,20,000 प्लस हो जाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन है? 4,20,000 है ना। ये मशीन अकाउंट से सारे आइटम आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। ठीक है, चलो अगला आइटम पे चलो। नेक्स्ट आइटम क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स 7 लाख से 8 लाख हो गई। हो गई ना। हाँ हो गई सर। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ गई, यानी हमने परचेस की, यानी लॉस हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स कहाँ है? यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट में। कितने की खरीदा? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 लाख रुपए का ना। हाँ 1 लाख है, 1 लाख। इसने 1,10,000 क्यों लिखा है 1 लाख सोल्यूशन? 1,10,000 क्यों लिखा है सोल्यूशन में? कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया ना? मेरे मेरे भी 1 लाख 10,000 नहीं, अपन चलो 1 लाख से करते हैं सॉल्व, देखते हैं। अपन 1 लाख से सॉल्व करते हैं, वो कोई जरूरी थोड़ी है। जब कहीं कोई हिंट नहीं है, कोई कुछ है नहीं, तो अपन कैसे मान लें? 44,26,000, 44,26,000। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। अगला आइटम, क्या इसके बाद है? इन्वेंट जनरल करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ कितना है? एक 11,000। 11,000 है ना।
78 से 89 हो गया, यानी परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तुम्हारा जो है वो 11,000 रुपए है। ये जाएगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी पैसा गया, माइनस हो जाएगा। कहाँ लिखा है इसको? तो लिखना तो इन्वेस्टिंग में चाहिए। तो नहीं लिखा इसमें। नहीं तो ऑपरेटिंग में भी तो नहीं लिखा। पता नहीं सर, इसकी क्वेश्चन गलत है क्या? मतलब सॉल्व गलत किया है क्या? करंट एसेट्स में जो है इसी में लिखो बेटा, इन्वेस्टिंग में। देखेंगे अपन, देखा जाएगा आंसर में क्या होता है। परचेज ऑफ किस चीज का है? करंट इन्वेस्टमेंट। कितने का आ रहा है? 11,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। 11,000 रुपये चले गए पॉकेट से। चलो, इन्वेस्टमेंट है तो अपन ने यहाँ लिख दिया। अगला जाओ, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 4,00,000 रुपये बढ़ गई, कहाँ जाएगी? प्लस में कि माइनस में? ₹4,00,000 रुपये हमारे पॉकेट से चले गए ना। स्टॉक बढ़ेगा तो पैसा जाएगा। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ लिखते हैं अपन? क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, तो पिछले साल का 78 है, हमारा 38 आना चाहिए। यस या नो? 37। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी अपन को आंसर का कुछ पता तो है नहीं, उसमें जो दिया है वो अपने अपना उस तरीके से तो है नहीं। 64 प्लस 50 प्लस 76 प्लस 4,20,000, तो टोटल हुआ 6,10,000। इसका है 6,10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है? 56 प्लस 1,60,000 प्लस 4,00,000, 6,16,000 प्लस 56 प्लस 160 प्लस 4,00,000। पूरे माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे ना। ये 6,16,000 माइनस का है, फिर ये 1,00,000 माइनस वाला ऐड हो जाएगा, और 6,10,000 माइनस हो जाएगा, तो 1,06,000 माइनस में आ रहा है। तो माइनस में तो नहीं आता ना सर कभी आंसर? क्यों नहीं आता? आता है। ये हो गया 1,06,000 माइनस में। माइनस में, तो इसको क्या बोल देते हैं? कैश यूज्ड बोलते हैं ना। आंसर चेक करो, 1,06,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, सही आ रहा है। चलो इन्वेस्टिंग में आ जाओ। इन्वेस्टिंग में पहले मैं क्या करूं? प्लस माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं। 16,00,000 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए प्लस 11,000 रुपए और माइनस 6,40,000, तो आ गया 10,71,000।
करते हैं 71 71 60,000 आ रहा है इसमें, देखो हाँ अपन का वही 11,000 का टुकड़ा आ रहा है, आ रहा है ना। वो 10,000 होना चाहिए था। देखो अपन का आ रहा है 10,71,000, इसका आ रहा है 10,60,000। वो 10,000 11,000। हाँ मतलब वो 11,000 था, मतलब 10,000 में से तो आ जाता है। अब ये देखते हैं 11,000 कहाँ सेटल होता है, नीचे वाले में तो नहीं सेटल होता, कहीं चेक करते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है इन फाइनेंसिंग का? 12 लाख में से 64 ये 12 लाख में से 64,000, तो 11,36,000। इसका तो आ गया। 36 हाँ ये तो आ गया। अब चलो इन तीनों को प्लस माइनस करके देखते हैं, पता नहीं कहाँ गलत हो रहा है। तो करते हैं 11,36,000 प्लस, प्लस तो होगा नहीं, माइनस ही होगा। 10,71,000 और माइनस 1,06,000, तो 41,000 माइनस में आ रहा है। 41,000 माइनस में आ गया, ठीक है भैया। अब 41,000 माइनस में है और इसमें 78,000 हम प्लस करेंगे तो आएगा 37 आ गया। बुक का आंसर गलत है। अपना 37 आ गया ना। -37 हाँ माइनस में आ रहा है सर। कहाँ माइनस में आएगा बेटा, 78 प्लस में है। बड़ी वैल्यू कौन सी है? अच्छा हाँ प्लस यानी अपन का सही है, बुक का गलत है सोल्यूशन, नहीं तो ये नहीं आता। हाँ अब एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर है? बुक में जो दिया है उसको आंसर निकालो, उससे निकालो आंसर। चलो देखो, जो बुक में वैल्यू दी है जो बुक में वैल्यू दी है, बुक में वैल्यू दी है फाइनेंसिंग की, कितनी दी है? 11,36,000 दी है। पहले ऑपरेटिंग की मालूम है क्या 1,60,000 हुआ है? सुनो सुनो, हाँ करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लिया है। क्या करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रख दिया, देखो ना। अच्छा उल्टा कर दिया है। हम्म करंट इन्वेस्टमेंट कितना था? 78,000 यहाँ लिख दिया। 89 तो करंट इन्वेस्टमेंट। अरे इसने करंट इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग के साथ और क्लोजिंग के साथ लिख के आंसर निकाल दिया। अच्छा देखो ना, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग मान लिया है, क्लोजिंग को क्लोजिंग में मान लिया है, तो उसका आंसर आ गया है। यानी बुक भी अपनी जगह सही है, अपन भी अपनी जगह सही है। समझ में आया? तो अब इन 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, मैं इनको भेज रहा हूँ, ठीक है। कल देखते हैं आगे।